हाँ, तो ओवरऑल आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट व्हाई देयर हैज बीन डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, और क्या क्या चैलेंजेस है जो फार्मर को फेस करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फूड प्राइसेस, इट हैज increased according to the UN FAO. The food price index rose from average 96.5 to 1002.5. उससे जो क्या हुआ, वर्ल्ड प्राइसेस सिंस कमिंग डाउन, उससे गवर्नमेंट मूव द शुगर एक्सपोर्ट फ्रॉम फ्री टू रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। तो उससे आप बाहर भेज नहीं सकते, तो क्वांटिटी ऑफ स्वीटनर कैन नॉट गो आउट। उसके कारण इम्पैक्ट पड़ा फार्मर्स को भी। और दूसरा के डिक्लाइन इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्राइसेस नॉट ओनली लोअर्स द कॉस्ट competitiveness of the country's agriculture product export, but also it makes farmer more vulnerable to import. This is being witnessed in the cotton and edible oil. तो एडिबल ऑयल का जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है, और उसका इम्पोर्ट भी बढ़ते गया, और साथ ही साथ प्राइस भी उसका बढ़ते जा रहा है। लेकिन तो अगर देखा जाए बाकी सब एरिया में, नॉन बासमती राइस या शुगर में, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक तरह रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया उसको, तो उससे फार्मर्स को इम्पैक्ट पड़ा। बोले पर। मैं ये बोल रही हूँ औशिक, जो आपने भी ये लास्ट पैराग्राफ हाईलाइट कर रखा है, कंसर्न्स फॉर द फार्मर्स, उसको और आप इम्पैक्ट बताओगे स्पेसिफिकली, मतलब वन स्टेप फॉरवर्ड, कि इंटरनेशनली प्राइस अगर लो हो रहे तो फार्मर्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और वो क्यों फिर उनको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है उस चीज को, इसके पीछे रीजन बताओगे, रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सप्लाई डिमांड है वो मिसमैच हो रहा है ड्यू टू द वॉर। पहली बात, यूक्रेन रशिया और फिर बाकी सब में ग्लोबल अनसर्टिनिटी है। और जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, ऐसे फॉर एग्जांपल नॉन बासमती राइस या बाकी सब में, शुगर में, तो इंडिया में भी जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गवर्नमेंट यूज करते हैं रिस्ट्रिक्टिव मेथड टू मेक द प्राइसेस इन अ वेरी सस्टेनेबल मैनर। उसके लिए भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से भी प्राइस जो होता है वो वैसे ही रहता है, मतलब ज़्यादा हाई नहीं रहता है। इसके कारण जो फार्मर्स है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, उनको इंडिया में बेचना पड़ता है। तो ये कारण हो नहीं, सकता है इंडिया में फार्मर इतना साइकोलॉजी का। सप्लाई हमारे पास है, बट फिर हम उसको इम्पोर्ट भी क्यों करेंगे? क्योंकि जो इम्पोर्ट का प्राइस है वो कम होता है, तो कॉम्पिटिटिवनेस जो वो रहता नहीं है इंडियन फार्मर का। ये भी कारण हो सकता है। हाँ, ये भी कारण है, ठीक है। तो मानसी, एक कारण तो ये भी हो सकता है ना कि जो फार्मर्स हैं, मतलब वो सोच रहे हैं कि जब गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हटाएगी तो हम उसको एक्सपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं रादर सेलिंग इन इंडिया। हाँ, वो हाँ, एक हो लेकिन सकता है, पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना गवर्नमेंट। वो तो बैन कर दिया ना कंप्लीट, अब फार्मर्स नहीं, को वही कह रहा हूँ ना, इसी बैन वजह कर से तो हटेगा। फार्मर्स अभी इसी वजह से फार्मर्स अभी जो है निकाल ही नहीं रहे अपना प्याज। वो कह रहे हैं कि आप रेस्ट्रिक्शन जैसे ही हटाओगे हम वैसे एक्सपोर्ट कर देंगे। हाँ, लेकिन वो जैसे कब होगा ये नहीं पता ना। हाँ, ये लेते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया स्टार्ट द प्रोसेस टू अडॉप्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। अब है कि इंडिया पहला बार अपना नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और लाएंगे सबके सामने। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द इंडिया सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव एंड द वेज टू अचीव देम। तो उसके अंदर में सब चीज होता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। मिलिट्री भी होता है, क्रिटिकल डिफेंस होता है, सिक्योरिटी रिफॉर्म हो गया, ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड टू इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल एक्सेट्रा। नॉन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड एनर्जी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वल्नरेबिलिटी इन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी होता है। तो अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि सब कंट्री के पास अपना है। जैसे चाइना के पास है फॉर एग्जांपल कम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी, और पाकिस्तान के पास भी है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, यूएस के पास भी है, यूके के पास भी है, रशिया के पास भी है। हमारे पास नहीं है अभी तक में। तो अभी तक में पहले बोला गया था कि आप करिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी अर्जेंसी फेल्ट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, क्योंकि जो वर्ल्ड पावर है उनका जो बीच में डिफरेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जियो पॉलिटिकल शिफ्ट जल्दी हो रहा है। इसके लिए हमें एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें अगर रेडी रहना है तो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट है। तो तो उसी की ठीक, बात इसमें मैं करते एक हैं। चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात हम आज कर रहे हैं। इंडिया 1998 में नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा था, जब उसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया, और ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के साथ इनको तीनों चीजों को अलाइन करके 99 से फर्दर स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस रिगार्डिंग में। तो हम कह सकते हैं कि नेशनल जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है इंडिया की, वो आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है। बस आज उसको कोडिफाई करने का काम हम कर रहे हैं।
ये बोल हाँ, सकते हैं कि बोल मतलब सकते हैं। पहले हाँ हाँ। डिफेंस पॉलिसी हमारे पास है पहले से, बट आज के टाइम में जो डायनेमिक्स चेंज हो गए वो खाली डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है। तो दैट इज व्हाई हैविंग और हैविंग अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो गया आज के टाइम में। मतलब नेशनल हम्म। सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और वाइडर है इन अंडरस्टैंडिंग। अमूल से रिलेटेड है, जरूरत नहीं है था। एआई मुझे समिट का बात किए मुझे थे हम। आपसे एक क्वेश्चन पूछना है उसे कि जैसे कि अ, हम पेट रखते हैं अपने घरों में, तो अगर मान लीजिए मिल्क और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की अगर इंडिया बात करना चाहे, तो अगर ये कहे मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए कि क्या वो हर घर में जो है अ, एक कैटल की परमिशन दे लोगों को, अगर उनके पास पूरा एमसीडी के और सैनिटेशन के स्टैंडर्ड जो अगर वो मीट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब विदाउट एनी रीजन, अगर उनके पास सब कुछ है, ओपन स्पेस है, सैनिटेशन का है, उसके बाद एमसीडी का अप्रूवल लिया है, क्या मतलब होना चाहिए वन कैटल पॉलिसी अक्रॉस इंडिया? अगर म्यूनिसपैलिटी उनको उनको अगर एनओसी मिल रहा है म्यूनिसपैलिटी से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं इसमें नहीं, पूछना क्या फिर। एक्चुअली एमसीडी इज नॉट गिविंग बिकॉज देयर इज नो नेशनल पॉलिसी ऑन दैट। इफ यू टॉक हाँ, तो वो अबाउट करना दिल्ली, चाहिए। अगर एमसीडी अगर चाहते यही हैं मैं कि पूछ रहा अगर, हूँ कि आपका क्या हाँ, व्यू है? हाँ, तो उनका राइट है, अब रख सकते हैं अपना। लेकिन ओपन स्पेस होना चाहिए कैटल के लिए, आप हाँ, क्लोज वो मैंने इन्वायरमेंट आपको में नहीं रख बताया ना सकते। कि सारी चीजें अर्बन अगर मीट एरियाज में होती आप तो। कैसे हाँ, करोगे? तो अर्बन अगर एक बड़ा एरिया सा पार्क है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंज, हाँ, पहली बात वो हो गया, तो उससे एक गंदगी भी हाँ होगा और मतलब इतना साथ ही साथ प्रैक्टिकल नहीं है कि सैनिटेशन भी टिकना प्रैक्टिकल भी नहीं। हाँ, हम्म। नहीं मानसी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो प्रैक्टिकल कंडीशंस को मीट कर देता है, जैसे मान लीजिए तब कि करना आपने चाहिए, अर्बन हाँ, एरियाज की करना बात चाहिए। की, कर सकते हैं। सोसाइटी सोसाइटी, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक। जब हमने बात की थी, एआई समिट हुआ, तो वहां पर एक पहली बात ये बात हुआ था कि देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ रेगुलेशन ऑन द एआई। इसी पे पर बात हो रहा है, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है। तो हर एक कंट्री का अपना अपना रेगुलेशन आ रहा है, इंडिया को भी करना चाहिए। ओवरऑल इसका हो गया। ओपन अप द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रीली, मनी विल फ्लो इन। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मार्केट में मनी फ्लो इन फ्रीली होगा, जैसे इंडिया में कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी है, अगर मानसी अगर हंड्रेड करेक्ट फुल करिए, नहीं है परसेंट नहीं। हाथ है। हाँ हंड्रेड है परसेंट ना, नहीं। तो फिर 100% नहीं है। तो अगर वो हो जाएगा, तो आई थिंक जो इंडिया है उसका वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एफटीआई और एफपीआई बाकी सब। तो ऐसा इंडिया को नहीं करना चाहिए, इंडिया को वेरी कॉशियस होना चाहिए। ये बोल रहे मार्क मोबियस जी है, लेकिन वो उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो बोलेंगे इंडिया शुड बी कॉशियस रिगार्डिंग द मार्केट कन्वर्टेबिलिटी जो अभी है, उसके हिसाब से क्योंकि ऑलरेडी जो मानसी फुल्ली थोड़ा नहीं करना चाहिए। डिटेल एक्सचेंज। में बता सकते हैं कि मतलब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वर्क कैसे करता है? सी कैपिटल अकाउंट, अगर आप कन्वर्टेबिलिटी सिंपल मीनिंग समझने की कोशिश करोगे कि कितनी इजीली आप रुपी को या दूसरी करेंसी लाइक यूएस डॉलर को इंडियन रुपी में कितना इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, उस पर कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो अगर ये हो जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज जो वॉलेटिलिटी रिस्क है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो क्या हम उसको, या हमारी इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल सिस्टम इतने बड़े रिस्क को डील करने के लिए रेजिलेंट है, या आर वी प्रिपेयर टू डील विद दैट? क्योंकि इसकी वजह से एफडीआई इनफ्लो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, या एफआईआई इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बट एफआईआई अगेन दैट इज मोर वॉलेटाइल। एफडीआई में भी ये होगा कि आप इंडियन मार्केट से एग्जिट कर पाओगे, क्योंकि अगर इनवर्ड इनफ्लो बहुत ज्यादा होगा तो वो उसका मतलब रिवर्स भी हो सकता है। और जो डैमेज होगा वो ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी को होगा, ऑन लैंड होगा, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से डैमेज ज्यादा होगा, तो वो ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर इसमें मिसिंग रहेगा। ठीक। तो ये उठाते हैं कि रीट और इनबिट दोनों में डिफरेंस है क्या, क्योंकि ये बताया कि रीट एंड इनबिट कलेक्टेड अराउंड 18,000 करोड़ रुपीज इन द अप्रैल एंड सितंबर। तो बेसिकली रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। पहली बात तो ये, और दूसरा ये है कि रियल स्टेट होगा एक तरह से म्यूचुअल फंड है इन द रियल स्टेट, कि आप पैसा इकट्ठा करते हो और आप इन्वेस्ट करते हो।
मानसी। हाँ यही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये एक तरह से कि ये क्या है मतलब डिफरेंस क्या एग्जैक्टली डिफरेंस बताना था। एग्जैक्ट मैं डिफरेंस यही बताता है हूँ कि इसमें। किस नेचर के इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट वाला हाँ स्पेसिफिक, यहाँ पर हाँ। इन्वाइट्स में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उचित ब्रॉड हो गया। जो हाँ, रियल रोड्स और ये इन्वेस्टमेंट सब। ट्रस्ट होता है वो बेसिकली एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, और ये बहुत ज्यादा लिक्विड होता है इन कंपैरिजन टू द इनवाइट्स। जो इनवाइट्स होता है वो एक पूल ऑफ मनी होता है, जैसे कि मानसी और हमने बात भी की थी कि किस तरीके से जो एक मैनेजर होता है वो इस सारी मनी पूल करके इन्वेस्टर जो है वो अपने आप ऑपरेशनल डिसीजन लेता है और अलग अलग इंफ्रा में इन्वेस्ट करता है, और आखिरी में जो कैपिटल डिविडेंड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो दीज आर सम डिफरेंस रिगार्डिंग द राइट्स एंड इनवाइट। तो बेसिकली अगर एक लाइन में बताया जाए तो जो इन्विट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है और रियल एस्टेट है बेसिकली रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट स्पेसिफिक है, वो सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होगा। हम्म। जो हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है ना वो बाकी सब जगह में, रियल एस्टेट इंक्लूडेड, रोड हाईवे ब्रिजेस रेलवे पावर एमिशन एक्सेट्रा। तो रियल एस्टेट तो इनविट रियल एस्टेट वाला जो है वो बेसिकली सबसेट ऑफ इनविट, अगर हाँ ये ऐसा बोल सकते हैं। सिंपल। और आई थिंक जो रीट होता है उसमें आपको एक रेगुलर इनकम भी जो है मिलती है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल तो मिलता ही है, लेकिन अ, जो इनवाइट होता है उसमें आपको डिविडेंड भी मिलता है आई थिंक, तो रेगुलर इनकम के साथ। विराट कोहली इज बेसिकली वो अब ज्यादा आगे निकल गया सचिन से। हाँ, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग रन्स हम बोल सकते हैं, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और लर्निंग्स। इसको हम ऐसे ले सकते हैं। वो तो उम्र का डिफरेंस है ही। तो ओके मानसी, वी कैन टेक अप द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। Okay, so now we are taking the financial aspects and IT firms reducing exposure to APAC. So ये APAC है क्या? So basically, Mansi, can you please enlarge the screen because I'm not able to clearly see this. Okay. So what is switch strategy? So TACM share of revenue from America has increased, and so IT firms like Wipro, Tech Mahindra, LMT, Entry are reducing their exposure to low value clients in the Asia Pacific region, एंड वो कंसंट्रेट कर रहे हैं अब नॉर्थ अमेरिका के रीजन पे, क्योंकि स्लो डाउन देखने को मिल रहा है हमें आईटी सर्कल्स में अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड तो दिस इज एशिया इंफॉर्मेशन पैसिफिक दैट हाउ वी। रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन में एक्सपोजर वो कम कर रहे हैं, एंड वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो नॉन कोर एरियाज हैं उनसे एग्जिट करके दे फोकस अपॉन जो उनका कोर ऑब्जेक्टिव एरिया है, सो दैट अगेन फाइनेंशियली भी वो उनके लिए प्रूडेंट रहे एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए भी उनको बेनिफिट कर सकते हैं। सो बेसिकली तो एरम, हाइपर लूप, बोलो मानसिया बोलो। आई एम सेइंग कि एडवर्टाइजमेंट जो आपके सामने है एरम को, व्हाट इज एरम को, कौन सी कंपनी, कहाँ की कंपनी है, इंडिया में कौन से सेक्टर में काम कर रही है? तो बेसिकली एरम को जो है वो हाइड्रोजन और एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है ताकि वो एक कोच फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी प्रोवाइड करा सके। एंड ब्लू एनर्जी में भी इनका काम चल रहा है इन द स्पेशली इन द जापान। एंड सो हाउ द कार्बन सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है, ये सऊदी अरेबिया की कंपनी है। इनके प्रोजेक्ट साउथ कोरिया और जापान में भी है, इंडिया में भी। दे आर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में और हेल्प करने के लिए एफडीआई के थ्रू दे हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया। सो तो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी क्या होती है? So basically, the offer which came from the foreign countries are not viable. Hyperloop technology, I think it is technology to public vehicles and the commutation, जिसमें जो सुपरसोनिक स्पीड जो होती है उसका यूज करके आपको
बेसिकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप वाया द पाइपलाइन काइंड ऑफ जो मैकेनिज्म प्रवेश होता है मैं उससे बताता आप। हूँ। हाइपरलूप जो टेक्नोलॉजी है, अगर आपको आसानी में ऐसा समझना है, तो एक वैक्यूम रहता है, ठीक है। हम्म, मतलब बड़ा सा पाइपलाइन होता है वैक्यूम ऐसा। उसके अंदर में लो प्रेशर होता है एक तरफ में, और एक तरफ में हाई प्रेशर होता है। उसी क्या होता है, जो क्यूबो होता है ना, क्यूब, उसके बाद लोग अंदर बैठेंगे, और वैक्यूम में लो प्रेशर एक तरफ में हाई प्रेशर है, तो क्यूब मूव करेगा। तो जो मूवमेंट है ना, वो तेरे बेसिकली अल्ट्रा हाई स्पीड रहता है, ठीक है। ठीक और वैक्यूम किस लिए रहता है? ताकि रेजिस्टेंस नहीं रहे एयर का, इसलिए। ठीक है। So now we can see that how the curves on import of non-essential items are yielding results, and the inflation is getting low. और जो imports हैं, स्पेशली पेट्रोल में, ऑटोमोबाइल टायर्स में, टेलीविजन, फार्मा में और अदर फार्मा इंग्रेडिएंट्स में, वो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे मेरे को देन मीनिंग बताओगे प्रवेश, नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव लिस्ट बेसिकली वही होती है जहाँ पर आपको जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि ये वाले आइटम जो है आप नहीं मंगा सकते हैं या फिर ठीक नहीं है। एक्सपोर्ट कर सकते हैं। So digital agriculture trade में we are seeing spike of 260% e-NAM के through। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक, सो यहाँ पे वी आर सीइंग ऑब्वियसली दिस वुड बी बेनिफिटिंग द फार्मर्स आल्सो इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम इंक्रीज। सो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, दे हैव परचेज्ड ऑनियन। सो इवन कोऑपरेटिव्स, मतलब आपको ज्यादा एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है ऑल ओवर इंडियन जो एग्रीकल्चरल मार्केट्स है वाया दिस पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे फार्मर्स ऑनलाइन अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं। और ये जो हाँ, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन है, ये बेसिकली 1965 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एज अ कोऑपरेटिव अथॉरिटी अंडर द कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, और जो रजिस्टर्ड भी है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर। तो 2002 बेसिकली वाला। हाँ, ठीक है। हाँ, सही। तो उसके अंडर ये जो है अपने फंक्शंस करती है, और बेसिकली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन मल्टी स्टेट के अंडर ये काम करती है। और ई नैम एक और पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है फार्मर्स के लिए कि जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म रहते हैं, क्योंकि कोई मिडलमैन नहीं होता है बीच में, आड़तियास जिसको हम बोलते हैं। सो वो भी वहां पे भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फार्मर्स के लिए रहती है, वो उनको ज्यादा बेनिफिट करता है। मतलब वो उनको मिसगाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली उनके सामने चीजें हैं ऑलरेडी, उनको पता है कि कितना प्राइस एक्चुअली में है मार्केट में, सो वो उसी ठीक है। प्राइस पे और सेल ठीक। करेंगे। इन में जो सबसे बड़े चैलेंजेस देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं कि लैक ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल कनेक्टिविटी होती है ऑफ फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंड कमीशंस। तो कहीं ना कहीं ये कमीशंस को तो एलिमिनेट करता है, बट डिजिटल यू नो illiteracy leads to a lot of problem for the farmers to actually sell their products on the e-nam. And apart from that, if Oshik can tell some two or more points. फर्स्ट ऑफ ऑल, अधिकतर जगह देखा गया है कि इनाम लगाने के लिए जो लोकल जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है फ्रॉम द ट्रेडर पर्सपेक्टिव, कि वो लगाते नहीं है ई हम्म। नैम को, हाँ। क्योंकि उनका जो बोलते हैं कि उनका जॉब लॉस हो जाएगा। या फिर एक और है पॉइंट कि ई नैम में अगर तो आप लगा दिए, लेकिन जो इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका क्या मैकेनिज्म है? कोल्ड स्टोरेज रहेगा नहीं। तो अगर मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में आपको बेचना है, झारखंड में अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो आप जाएंगे कैसे? तो कोल्ड स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है एज हाँ। कम्पेयर टू ई नैम, अगर आप ओवरऑल रिन्यूमरेशन देना ही है, अगर हाँ, प्राइस उसके डिस्कवरी लिए करना हमने है। यहाँ किसान रेल और इवन हाँ, हाँ, एयरवेज के थ्रू भी स्कीम्स लॉन्च करी है, सो कि वो यहाँ तो उसको हमारे create लिए करेगा। जो रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज भी होते हैं अलग अलग हाँ। स्टेट्स में, जो वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक करके एजेंसी होती है, तो वो उसको डील भी करती है। और फिर जो प्राइवेट सेक्टर लेड जो हमारे वेयर हाउसेज और जो लॉजिस्टिक्स पार्क्स होते हैं जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होती है, तो वो भी है। बट यही आपका चैलेंज अच्छा है कि मतलब अगर एक फार्मर है, उसका जो प्रोडक्ट है वो है ही इतना कि मतलब वो ज्यादा का नहीं है, तो वो मतलब ई नैम को कैसे मतलब करे, थोड़े से सामान को लेके दूसरे स्टेट में कैसे जाए। तो ये कुछ अलग कंसर्न है। ये ले सकते हम हो, लोग ले चुके थे रेट और इन्वेट ले चुके। ये वाला और ले सकते हो नेचुरल गैस के अराउंड।
ये पेट्रोल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी नेचुरल है ये। गैस रेगुलेटरी बोर्ड move to end the dominance of city gas companies like Indraprasth, Mahanagar Gas in the respective markets. And ये होगा कॉमन कैरियर प्रिंसिपल के बिहाफ पे. इट विल रिमूव द रेजिस्टेंस फ्रॉम द एंटिटीज, और मोनोपोली जो है, जो प्राइवेट डोमिनेंट प्लेयर्स की है, उसको कम करेगा. रेगुलेशंस अच्छे होंगे. थर्ड पार्टी की जो है वो रिजर्वेशन होगी पाइपलाइन कैपेसिटी के अंदर. तो पाइपलाइन सेक्टर में भी जो है काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी. देन जो स्टेट प्रवेश रन. में लेता हूँ ठीक है. कि इसमें जो लिखा हुआ है ना, 3-4 एरिया इंपॉर्टेंट है. जैसे पहले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसका जो कॉम्पिटिटिवनेस, कि अगर मोनोपोली क्रिएट रहेगा तो प्राइसिंग मैकेनिज्म जो है ना वो कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं रहेगा. तो यहाँ पर है कि कॉमन कैरियर सिस्टम इम्प्लाइज कैपेसिटी ऑफ नेचुरल गैस वो इक्वल बेसिस पे दिया जाएगा, कॉन्ट्रा बेसिस पे दिया जाएगा, तो उसका प्राइसिंग ठीक नहीं रहेगा. तो ओपन ऐसे सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जाए. और दूसरा मैं बताऊंगा कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है. इट इज एन एक्ट. इट इज बेस्ड अंडर द एक्ट. स्टैट्यूटरी बॉडी है. 2006 एक्ट है. और ये रेगुलेट करता है ओवरऑल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस रिलेटेड है. इट ऑल्सो प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव मार्केट. कैसे जो प्राइसिंग मैकेनिज्म वो डील किया जाए. और मार्केटिंग एंड सेल को भी एक तरह रेगुलेट करता है, ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग मार्केटिंग एंड सेल को. तो PNGRB तो कौशिक, इम्पोर्टेंट मेरा बोर्ड आपसे है एक क्वेश्चन है वैसे. कि मान लीजिए कि ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आप एक म्यूनिसिपैलिटी वार्ड में रहते हैं, और वहां पर जो है गैस पाइपलाइन जो है बिछाई जा रही है बाय द म्यूनिसिपैलिटी. तो उसमें क्या क्या खतरे हैं, और अगर मान लीजिए कि वहां पर गैस लीकेज हो गया है, तो उसको आप किस तरीके से, मतलब क्या उसका मैकेनिज्म है उसे रोकने का, ताकि ब्लास्ट ना हो. हाँ, तो उसका 3-4 एरियाज है. पहली बात तो जो गैस का जो पाइपलाइन है वो ऐसा जगह रहता है जो इट इज नॉट बिलो द एनी अपार्टमेंट और एनी सोसाइटी. तो गैस पाइपलाइन इज ऑलरेडी हर जगह जो ले किया जाता है, इट इज जस्ट नियर टू द ड्रेनेज सिस्टम. जैसे आसानी हो नीचे जाकर काम करने में या फिर खोदाई करने में, या रोड के बगल में होता है ताकि नुकसान कम. पहले तो ये हो गया. दूसरा कि जो आप पाइपलाइन पाइप में यूज करते हैं कुछ मटेरियल, उसको फायर रेजिस्टेंट किया जाए. तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, गैस पाइपलाइन में जो प्रेशर यूज किया जाता है वो ऐसा किया जाता है कि अगर कहीं पर भी लीकेज हो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए. तो घर में जो गैस यूज होता था पहले, सिलेंडर एज अ सिलेंडर, उसका प्रेशर हाई होता है तो चांसेस ऑफ ब्लास्टिंग ज्यादा रहता है. लेकिन जो अभी जो गैस यूज किया है विद यूज ऑफ पाइपलाइन, उसका प्रेशर बहुत कम है. तो उससे आपका लीकेज का खतरा कम रहता है. और ये मेरा. तो इसमें एक सेंट्रल कंट्रोल अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि जैसे लीक की इंसिडेंस मिलता है, तो जीपीएस का भी बड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं हम, कि किस तरीके से. हाँ, आपको जैसे ही लीक होता है इसका मतलब क्या होगा, आपको पाइपलाइन के अंदर जो प्रेशर है हर जगह यूनिफॉर्म है या हम्म. थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है सिर्फ. लेकिन लीक होने से क्या होगा, प्रेशर यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगा. जैसे ही हम्म. यूनिफॉर्मिटी कम होगा तो आपका उसी से ऑटोमेटिकली पता चल जाए किस जोन में अगर लीकेज है और बंद हो जाएगा. ठीक. ये बात कर चुके हैं महादेव ऐप. हाँ, ये ये. आप याद ही हो गया महादेव ऐप. हम्म. अब पता चला कि तीनों को ही महादेव ऐप लिख रहे हैं. सर, नीचे ले लो मानसी, नीचे. और हम्म, So we can take this Russian nuclear test. ये ले चुके on. हैं बुलावा ले चुके. ठीक. ठीक. IC. सो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, या आईपीओ में क्या डिफरेंस होता है कंपेयर टू सेकेंडरी मार्केट, इन अगर आप कैपिटल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो. So it is the first time the company has given its books of profit and losses for the price discovery of this years. तो IPO हो गया वो. अगर वो मुझे सेकेंडरी ऐसा हुआ तो लगता है मतलब कि सेकेंड टाइम है, बेसिक सेकेंड एंड मोर टाइम अगर उसका प्राइस को डील ट्रेड किया जाता है. नहीं, तो देखो मैं बताती हूँ. IPO. प्राइमरी हाँ, मार्केट मतलब या जब जिसमें. आप बोलते हो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ
इट स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब एक कंपनी पब्लिक को, लोगों को, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑफर देती है कि आप हमारे मतलब शेयर्स खरीद सकते हो, हिस्सेदारी खरीद सकते हो। सो जब वो पहली टाइम होता है तो उसको आईपीओ बोलते हैं और वो प्राइमरी मार्केट में होता है। एंड व्हेन दैट इज डन तो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स उसको ट्रेड कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ उसको बाय एंड सेल कर सकते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। तो ट्रेडिंग हमेशा सेकेंडरी मार्केट में होती है। स्टॉक मार्केट आई थिंक दैट इज आल्सो विद द सेकेंडरी मार्केट। नहीं, स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही है ना। वो स्टॉक मार्केट तो एक टर्म हो गया, उसके अंदर ही है। जब आप आईपीओ करते हो तो स्टॉक मार्केट में ही होता है ना। ठीक है, तो बेसिकली जो सेंसेक्स और निफ्टी होते हैं मानसी, वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। हाँ, वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट हम बोल सकते हैं, यस राइट। वो इंडेक्स होते हैं एज एन इंडिकेटर आप परफॉर्मेंस असेस करने के लिए, कि सपोज बैंक निफ्टी है तो वो स्पेसिफिकली उसमें खाली बैंक्स के शेयर्स का प्राइसेस में क्या मूवमेंट हो रही है वो आपको पता लग जाएगा। अगर आप देखोगे कि आज के टाइम में, या मतलब आज बैंक निफ्टी ऊपर गया है या फिर उसमें ज्यादा अप एंड शॉर्टिंग डाउन। हो रही है, शॉर्टिंग हो रही है, मतलब हाँ, these are the terms that we ठीक use. है मानसी, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डार्क पैटर्न, क्या Patterns होता with है? airlines and travel booking. हम्म, So you can spread your risk through the bonds. तो बेसिकली आपको डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट रहता है योर पोर्टफोलियो, सो दैट आप अपना बहुत सारे रिस्क तरह का बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड हो गया या फिर गोल्ड बॉन्ड हो गया, हर तीन जगह ग्रीन इसको बॉन्ड हो डाइवर्सिफाई गया, करना कर सकते हैं। या मसाला ऐसे हाँ, ही रेलवे जो है, हाईवे हाँ, अथॉरिटीज, ये सब देते मसाला हैं हो गया। इस तरीके हम्म, का। और फिर परचेजिंग पावर जो है वो भी, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हम्म, बेसिकली ग्रो करने का एक ऑप्शन है आज के टाइम पे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड ACA इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। सो आका, मतलब कि इवन दिस ICAI बाद में फॉर्मुलेट की गई थी इंडिया में, एंड उसमें कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लेके आए गए थे फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कि ऑब्वियसली आपको रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये कुछ चेंजेस किए गए थे सो एज टू पर रेगुलेट। मेरे हिसाब से किस तरीके से ये दो एजेंसी आईपीओ का काम करती है, मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, आईपीस का, तो इसलिए भी इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे ज्यादा बढ़ने को देखने को मिल रही है। हाँ, वो भी है, मतलब वही स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, तो उसको थोड़ा और लीगल तरीके से रजिस्ट्रेशन के थ्रू किया जा रहा है। सो डेटा सेंटर्स एक ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया में अभी जहाँ पे देर एग्जिस्ट ह्यूज पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ। So balancing sustainability and profitability at the same time. So data centers कैसे green, मतलब they can be environmentally more safe and sustainable, क्योंकि जो energy consumption रहेगा या जो amount of heat emit होगी from these centers, उसको हम कैसे और mitigate and regulate कर सकते हैं from the very beginning. So use of renewable energy that can help reduce their carbon footprint एंड हीटिंग के अराउंड द मटेरियल, जो डेटा सेंटर्स या जो ये हैवी डिवाइसेस रहेंगे इनको कंस्ट्रक्ट करने में, ऐसे ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स हमें यूज करने पड़ेंगे कि ये इतनी जल्दी हीटअप ना हो सके। अगर हीटअप भी हो गए तो ऑब्वियसली उसको देन शट डाउन भी हमें करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, तो उसकी वजह से भी जो डिस्ट्रप्शन आ सकती है दैट इज देयर। एंड ऑब्वियसली डेटा सेंटर्स की बात कर रहे हैं तो डेटा सेफ्टी एंड स्टोरेज ऑफ डेटा के अराउंड एक वो जनरल कंसर्न तो रहेगा ही रहेगा। सो गोल शुड बी टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिएगी इन ऑर्डर टू ऑपरेट दीज डेटा सेंटर्स, एंड ऑप्टिमाइजिंग ऑप्टिमाइज्ड कूलिंग मीडिया एंड रियल टाइम वाटर यूसेज एनालिसिस, जो मैं कूलिंग के बारे में बात कर रही थी, हैव लेड टू 20% cut in the cooling equipment energy consumption because we are using Internet of Things technology over here. So इंडिया में हॉट एंड ह्यूमिड ऑलरेडी क्लाइमेट है, जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसमें कितना सूटेबल है डेटा सेंटर्स को क्रिएट करना, so that makes external air cooling unviable. So these are some challenges with this.
इस मान से हम जो है मतलब डाटा सेंटर्स में एक तो मतलब बाईपास एयर फ्लो का मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इक्विपमेंट्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं, थोड़ा वेंटिलेशन पे ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रवेश आपने बोला कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल एयर फ्लो का मैकेनिज्म कर सकते हैं, तो यही अभी मैंने बोला था कि इंडिया में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक टेम्परेचर है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि एक्सटर्नल एयर कूलिंग जो है वो अनवाइबल है, इसीलिए क्योंकि एक्सटर्नल एयर खुद हॉट है। तो इसका अल्टरनेटिव मान से ये नहीं हो सकता कि मतलब हम स्पेसिफिक ऐसी जो थोड़ी कोल्ड टेम्परेचर सिटीज हैं या फिर कोल्ड क्लाइमेट जो लोकेशन है वहां पर डाटा सेंटर्स को स्टैब्लिश करें? हाँ, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं रहेंगे ना इन ऑर्डर टू हैंडल जितना डेटा जनरेट किया जा रहा है। वो भी देखना पड़ेगा ना कितने डेटा सेंटर्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वर्चुअल सेंस में नहीं क्रिएट हो रहे हैं, तो दैट इज ठीक द है। चैलेंज। Okay, I think we are done with today's newspapers and all the important articles. So thank you so much for joining us, and do subscribe to Insarkari. Keep watching and also like the videos.